जैसा कि अब तक हम सीख चुके थे कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया जो है, इसमें पहली चीज़ आती है धातु। धातु क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते आए होंगे तो उसमें क्या होता है, धातु दी जाती है, जैसे पठ, लिख, आपका गम, इस तरह की कई धातु होती है जिनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश में भी हमारे पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड जिन्हें हम कहते हैं। तो उन रूट वर्ड से मिलकर के बहुत सारे शब्द बनते हैं। उन्हीं रूट वर्ड में हमारी अलग अलग तरह की क्रियाएं जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इंग्लिश में आप इन्हें कहेंगे रूट वर्ड, हिंदी में आप इन्हें कहेंगे धातु। अब देखिए, जैसे संस्कृत में लकार लिखते समय एक मुख्य धातु जो होती है उससे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पठ धातु होती है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामह। तो आपने देखा कि किस तरह से इसी एक धातु का इस्तेमाल करके हम कितने सारे शब्द बना जा रहे हैं, और उन्हीं शब्दों के इस्तेमाल से ही हम विभिन्न प्रकार की क्रिया को पता लगाते हैं कि किस प्रकार की क्रिया इसमें हुई है। अब धातु कितने तरह के होते हैं? एक होता है मूल धातु, जिन्हें आप कहते हैं रूट वर्ड। एक होता है यौगिक धातु, जो 2 या 2 से ज़्यादा रूट वर्ड्स को मिला करके बनते हैं। आइए इनकी परिभाषा को समझते हैं। पहला है मूल धातु। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, फ्री होती है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट नहीं होता। ये रूट वर्ड होते हैं जिनसे ही अन्य शब्दों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है यौगिक धातु। यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खा मूल धातु है और ना प्रत्यय है। इनके जुड़ने से क्या बना? खाना। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मूल धातु क्या है? खा। अब खा से आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, खाना, है ना। और खा से आप क्या लिखेंगे? खिलना हो गया आपका। इसी खा से आप कह सकते हैं खिलावट हो गया, खिलखिलाना हो गया। तो इस खा, जो खा मूल धातु है, इसी खा से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब इसमें अगर हमने कोई प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा वो क्या बन जाएगा? यौगिक धातु बन जाएगा। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना, योग, जोड़ना, और उसी योग से मिलकर बना है यौगिक। अब हम समझेंगे इसी यौगिक धातु के प्रकार कितने हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। धातु में प्रत्यय लगाने पर बनता है प्रेरणार्थक क्रिया, संज्ञा विशेषण से बनता है नाम धातु क्रिया, और कई धातुओं के संयोग से बनता है यौगिक क्रिया। अभी हम पूरे डेप्थ में इस चीज़ को समझेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं? जिन क्रियाओं से यह पता चले कि कर्ता कोई काम खुद तो नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। देखा जाए तो यहाँ पर कर्ता काफ़ी आलसी किस्म का है। वो खुद तो कोई काम करता नहीं है, लेकिन हाँ, उससे दूसरों से काम निकालना बहुत अच्छे से आता है। जब भी वो काम खुद ना करके किसी और से करवा ले, तो ऐसे समय पे किस प्रकार की क्रिया हमें देखने को मिल रही है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट इज यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या है? यौगिक, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि किसी 2 चीज़ों का आपस में मेल हो रहा होगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के मिलने से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना चलाना, हंसना हंसाना, गाना गुनगुनाना। तो जब हम एक साथ 2 शब्दों को या 2 धातुओं को मिलाकर के कोई बात कहते हैं या किसी काम के होने या करने का जिससे हमें पता लगे, वो हमारा क्या कहलाता है? यौगिक क्रिया। अक्सर यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा क्रियाएं आपस में होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट आता है नाम धातु। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। इसमें क्या है कि संज्ञा और विशेषण 2 ही चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हाथ से हथियाना, उसने मेरे हाथ से ज़मीन हथिया ली। तो आप देख पा रहेंगे किस प्रकार से ये हाथ से हथियाना बन चुका है। ये अब तक हमने समझा था तीनों प्रकार धातु रूप के। अब हम समझेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं। रचना की दृष्टि से 2 ही भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। ज़रा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब तक के सभी पेपर्स में, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, 10th 12th, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही क्यों ना हो, सब जगह पूछा जाता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया।
ये कई बार फ्री के नंबर बच्चों को दे जाता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते कि अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आइए आपकी इसी कन्फ्यूज़न को आज हम हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में अ हमारा क्या लग रहा है, उपसर्ग, जिससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर कर्म प्रधान नहीं है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी यहाँ पर मेन कौन रोल प्ले कर रहा है, हीरो जो होगा इस चीज़ का वो होगा आपका सब्जेक्ट, कर्ता। जैसे अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रियांक सोता है, कौन सोता है, प्रियांक सोता है। तो यहाँ पर काम मैटर नहीं कर रहा कि काम क्या हो रहा है, सोना, गाना, हंसना, वो मैटर नहीं कर रहा। यहाँ मैटर कर रहा है कि कौन उस चीज़ को कर रहा है। तो जहाँ पर भी जो भी काम किया जा रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है, सब्जेक्ट पर। इसको पता लगाने के लिए भाई अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, ऐसा करने के लिए आप कुछ मत कीजिए। जो आपके आगे स्टेटमेंट दी गई है उसमें कौन लगा करके सवाल कीजिए। अगर आपको कौन लगा करके सवाल का जवाब मिल पा रहा है दैट इज़ अकर्मक क्रिया, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर हम आगे उस चीज़ को देखेंगे कि वो अकर्मक है, सकर्मक है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए इसी चीज़ को, क्या बात यहाँ पर कही गई है। चलिए समझते हैं। अकर्मक क्रिया वो क्रिया जिसमें क्रियाओं का व्यापार यानी कि कोई भी काम किया जा रहा है उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो किस पर होगा, कर्ता पर होगा, यानी कि काम करने वाले पर। और काम करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट, मतलब जिससे कोई भी चीज़ कराई जा रही है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। तो वे क्रिया कैसी क्रिया कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया। जैसे प्रियांक सोता है, राधा गाती है, कौन गाता है, राधा गाती है। कौन आया, सोहन आया, सोहन पानी का गिलास लेकर आया, कौन पानी का गिलास लेकर आया, सोहन लेकर के आया। तो जहाँ पर मेन हीरो स्टेटमेंट का कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया कहाँ पर है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जैसे प्रियांक आम खाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन पा रहा है, अब ये तो नहीं होगा कौन क्या खाता है, एक साथ देखो दो चीज़ें तो नहीं बनेंगी। इसमें क्या आएगा, प्रियांक डैश खाता है, प्रियांक क्या खाता है, प्रियांक आम खाता है। तो यहाँ पर हिंट क्या होगी, क्या। आप स्टेटमेंट में क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे, क्या। कौन लगाकर जब भी आप स्टेटमेंट को चेक करेंगे तब होगा आपका अकर्मक क्रिया, और क्या लगा कर के आप जब स्टेटमेंट चेक करेंगे और जवाब मिलेगा तब हो गया आपकी सकर्मक क्रिया। आई होप ये हिंट आपने कैच कर ली होगी। इसी हिंट को कैच करके आप अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में भेद पता लगा सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी स्टेटमेंट का हीरो सब्जेक्ट हो रहा है तो अकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म तो प्रधान बन ही नहीं पा रहा, कर्म को तो मेन रोल मिल ही नहीं पा रहा ना। लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या है, काम क्या हुआ है वो मैटर करता है, किसने किया वो मैटर नहीं करता, काम क्या हुआ है वो मैटर करता है। इसीलिए पहले स्टेटमेंट को आप कौन लगाकर चेक करेंगे और सकर्मक क्रिया वाली स्टेटमेंट को आप क्या लगाकर चेक करेंगे। अब इसके हम अन्य भेद भी समझ लेते हैं। जैसे है इसकी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, नाम बोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, संयुक्त क्रियाएं। अब समझेंगे इन्हीं को आगे से हम कि सहायक क्रिया क्या होती हैं। आपने देखा होगा कि आप जब इंग्लिश में सीखते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिलती हैं, जैसे इज़, एम, आर, हैज़, हैव, बीन, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है ना। बिल्कुल सही बात। तो उन्हीं सभी को आप क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ यूज होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पर जाना तो एक क्रिया हो ही गई, लेकिन जाता के साथ हमने क्या लिखा। अगर मैं बोलती हूँ मैं घर जाता तो बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट बनेगा, लेकिन मैं कहती हूँ मैं घर जाता हूँ या मैं घर जाती हूँ, तब स्टेटमेंट थोड़ी सी एक्यूरेट बन पा रही है। तो हूँ, करता हूँ, जाता हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, XYZ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वही आपकी क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, यही सब तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट आता है हमारा नामबोधक क्रिया। क्या होता है हमारा नामबोधक क्रिया। चलिए एक बार इसको और डिटेल में समझते हैं हम। ये देखिए, जैसे यहाँ पे पहला हमें दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट जो दिया हुआ है दैट इज सहायक क्रिया। हमने समझ लिया
कि मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने वाले क्या कहलाते हैं? सहायक क्रिया कहलाते हैं। नामबोधक क्रिया क्या है? संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उन्हें नामबोधक क्रिया कहते हैं। अब समझिए क्या है ये। जैसे लाठी मारना, दुखी होना। अब यहाँ पर हुआ क्या है? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जोड़ कर के कोई क्रिया हुई है। जैसे लाठी मारना, दुखी होना, तो ये क्या हो रहा है? विशेषता बता रहा है कि इंसान फील तो कर रहा है, पर कैसा? दुखी फील कर रहा है। मारी तो जा रही है, लेकिन क्या मारी जा रही है? लाठी। तो जहाँ पर भी संज्ञा या विशेषण इनको जोड़ने से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया आपकी कहलाती है, नामबोधक क्रिया होती है, वो नाम बताती है। नेक्स्ट इज द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, श्याम ने राम को प्रसाद दिया। श्याम ने राम को प्रसाद दिया। या ये हो सकता है कि राधा ने राघव को खिलौना दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है? दो कर्म हो रहे हैं। श्याम ने राम को प्रसाद दिया, तो दो कर्म हमारे यहाँ पे समझ में आ चुके हैं हमें। नेक्स्ट इज पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी पल दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, इसको आप कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। मतलब पहला काम खत्म और दूसरा काम तुरंत के तुरंत शुरू। एक कहानी खत्म तो दूसरा किस्सा शुरू हुआ। इस तरह से आप बड़े कॉमेडी वे में भी चीज़ों को याद रख सकते हैं कि इंस्टेंटली इंसान थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले रहा और एक के बाद दूसरे काम को जैसे ही स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया दिखाई देती है। अगला आता है आपका, नेक्स्ट इज आपका है अवकाश बोधक क्रिया। कौन सी क्रिया? अवकाश बोधक क्रिया। जिस संयुक्त क्रिया में किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो उसे अवकाश बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे वह मुश्किल से सो पाया। अब इसमें हो क्या रहा है कि किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा गैप लेना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जब इंसान गैप लेकर दोबारा उस काम को रिस्टार्ट करता है तो उसमें जो क्रिया देखने के लिए मिलेगी आप पे, उसे अवकाश बोधक क्रिया कहेंगे। अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ रीस्टार्ट की जाती है। शुरू तो की थी लेकिन पूरा नहीं कर पाए किसी वजह से, और उसको ठीक ढंग से करने के लिए थोड़ा सा गैप लिया, उसके बाद उसको रीस्टार्ट किया। अगेन अगली चीज़ है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो उन्हें हम पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब ये समझिए होता क्या है ये। वह पढ़ा लिखा करता है। इसमें क्या हो रहा है कि दो क्रियाएं हैं हमारी, लगभग एक जैसा ही साउंड उनका आ रहा है। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है तो पढ़ना भी एक क्रिया होगी, लिखना भी एक क्रिया होगी, लेकिन दोनों एक जैसी ही समझ में आ रही हैं उनकी मीनिंग से, तो इनको आप कहेंगे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अगला आता है आपका क्रियार्थक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है उसे ही क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? देखो, वैसे तो है क्या, टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ पर उसको क्रिया के तौर पर ना ला करके एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन के तौर पर लेकर के आए हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। खाना खाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो यहाँ पर खाना खाना क्या है? एक आपकी वैसा देखा जाए तो वर्ब है, लेकिन काम क्या कर रही है? संज्ञा का, तो इसी कारण इसको क्रियार्थक संज्ञा कहा गया है। आगे चलते हैं अब हम। तो कुछ और हमारे पॉइंट्स रह गए, उनको भी हम फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। जैसे आरंभ बोधक क्रिया क्या है? आरंभ बोधक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ पर जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। किसी काम के स्टार्ट होने का पता लगे, वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगे, तो जहाँ पर भी किसी काम के स्टार्ट होने का पता लगे, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया वो है जिससे किसी काम के समाप्त होने का पता लगे। पहचान क्या होती है इसकी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है अवकाश बोधक। हमने बात करी ली कि किसी काम को करने के लिए अगर बीच में थोड़ा सा गैप लिया जाता है, जैसे कोर्ट में भी किसी कार्रवाई को सही से चलाने के लिए एडजर्नमेंट होती है,
कोई केस आगे के लिए टाल दिया जाता है, आगे की डेट दे दी जाती है ताकि फैसला सही तरह से हो सके। नेक्स्ट होता है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए इजाज़त ली जाती है या इजाज़त दी जाती है। जैसे मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो, मुझे अपनी बात कहने की आज्ञा प्रदान करें। इस तरह से जब भी किसी कार्य को करने के लिए अनुमति मांगी जाए या दी जाए तो वहाँ पर अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया आती है। नित्यता बोधक, नित्य का मतलब यही होता है कि जो काम कंटिन्यूटी में चल रहा है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है हमारा इंग्लिश में, ये बिल्कुल उसी तरह से ये कॉन्टिन्यूस वर्ब के तौर पे काम करेगा। अब इसकी जो पहचान है वो क्या है? रहा है, रही है। क्या पहचान है इसके लिए? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रही हैं। तो इसमें काम क्या कंटिन्यूटी में चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। आगे आता है आपका आवश्यकता बोधक, जहाँ पर किसी काम को करने की आवश्यकता का पता लगे। जैसे ये काम मुझे करना पड़ता है, मतलब उसके लिए कंपल्शन है। नेक्स्ट आता है निश्चय बोधक, जहाँ पर ये पता लगे कि कोई काम निश्चित तौर पे अब किया जा रहा है, सर्टेनिटी पूरी हो, अनसर्टेनिटी का कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठे। जैसे अब दे ही डालो, अब तो ये काम करना ही है, इसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है। जैसे अब तो पेपर बिल्कुल सर पर आ चुके हैं 10th के, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है जिसमें निश्चय कर लिया जाए, तो उसे आप कहेंगे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अगला आता है आपका इच्छा बोधक। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया वह है जिसमें किसी चीज़ को करने की इच्छा प्रकट हो। वह घर आना चाहता है, मतलब उसकी आने की इच्छा है। कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, वो घर आना चाहता है, तो इसमें क्या है? इच्छा है। अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक वो होता है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए अभ्यास का बोध होता है। तुम लिखा करते हो, यानी कि कोई काम प्रैक्टिस में है लगातार। बच्चा मैथ के सवाल करने की ये कह सकते हैं कि बच्चा 10th में मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस करने में क्या हो रहा है? अभ्यास का पता लग रहा है ना, कि बच्चा रोज़ाना इस चीज़ का पुनर्अभ्यास करता है। शक्ति बोधक, जहाँ पर किसी कार्य को करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, मैं एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता हूँ, तो इसकी पहचान क्या है? सकता है, सकती है, सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जो कि अभी हमने समझ ली थी, जहाँ पर एक जैसी दो ध्वनि वाली, मतलब समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है, उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। पढ़ा लिखा, खाया पिया, तो एक जैसे साउंड करते हैं, मतलब वर्ब तो अलग अलग हैं, लेकिन साउंड जब इनका आता है तो एक जैसा आता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक क्विक रिवीजन लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या है? एक मेन चीज़ आती है रूट वर्ड। इसमें रूट वर्ड क्या होता है? एक ये हो गया रूट वर्ड। एक होते हैं हमारे जो दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिलकर बनते हैं, उन्हें आप कहते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु के 3 प्रकार हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, यौगिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया है जिसमें कर्ता खुद काम तो करता नहीं है, आलसी टाइप का है, लेकिन अपना काम किसी और से करवा लेता है, जैसे कटवाना, कराना। इसकी पहचान क्या है? आप जब भी लास्ट में ना प्रत्यय देखें तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों का मिलने से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं। हंसना हंसाना, बोलना गाना, चलना चलाना, तो ये क्या कहलाती है? आपकी यौगिक क्रिया। नाम धातु, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, याद रखिएगा, संज्ञा या विशेषण से बनती है, उसे आप क्या कहते हैं? नाम धातु। जैसे हाथ से हथियाना, टक्कर से टकराना, तो इस तरह से इनको कहा जाता है नाम धातु। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद: अकर्मक, सकर्मक। अकर्मक वो जिन पे किसी भी काम करने का जो फल है वो कर्ता पर पड़े, कर्म पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो कर्ता पर जब जब फर्क पड़ेगा तो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे प्रियांश होता है, मैंने आपको बताई थी हिंट कि आपको कैसे पता लगाना है कि कोई स्टेटमेंट अकर्मक क्रिया है या नहीं। तो आप कौन लगा के सवाल का जवाब मांगेंगे, अगर वो मिल गया तो अकर्मक क्रिया, नहीं मिला तो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, जिसका कर्म हो और जिसके साथ कर्म की संभावना हो, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया। जैसे प्रियांक आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है।
तो इसके बाद में हमारी कुछ अन्य भेद हैं, जैसे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, नामबोधक क्रिया जो नाम को दिखाए यानी कि नाम के तौर पर एक्ट करे, द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म आए, पूर्वकालिक क्रिया जिसमें कोई काम पहले किया जा रहा था उसके खत्म होते इंस्टेंटली दूसरा काम शुरू कर दिया गया, वह काम करके सो गया, पहले काम कर रहा था जैसे ही काम खत्म हुआ तुरंत ही सो गया। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा वो होती हैं जिसमें आपकी कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करती है, यानी क्रिया को क्या मिल जाता है, एक अर्थ मिल जाता है, तो उनको आप क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जैसे धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। धूम्रपान क्या है, खुद में देखा जाए तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से कार्य कर रही है, क्रियार्थक संज्ञा के तौर पर। संयुक्त क्रियाएं वो होती हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्रियाएं साथ में क्रिया करती हैं या एक जैसा साउंड करती हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह रोज़ गाया बजाया करता है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें समझी। नेक्स्ट आता है आपका आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया वे क्रिया होती हैं जिनमें किसी कार्य को स्टार्ट करने का पता लगे कि अब कोई काम स्टार्ट हो चुका है। समाप्ति बोधक जहाँ किसी काम के खत्म होने का पता लगे। पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अवकाश बोधक किसी काम को करना है और बेहतर तरीके से करने के लिए जब जब बीच में गैप लिया जाए तो इसको आप क्या कहेंगे, अवकाश बोधक। अनुमति बोधक जहाँ पर किसी काम को करने की या करने के लिए इजाज़त ली या इजाज़त दी जाती है। नित्यता बोधक कंटिन्यूटी को दिखाता है कि कोई काम कितना कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह वीडियो बना रही है, बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कंटिन्यूटी को दिखाती हैं, पहचान इसकी रहा है, रही है। आवश्यकता बोधक जहाँ किसी काम को होने की करने की आवश्यकता का पता लगे कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। ज़रूरत ही तो महसूस हो रही है, अगर ज़रूरत ना महसूस हो तो इंसान उस चीज़ को करेगा नहीं। निश्चय बोधक कि अब तो मुझे बहुत सर्टेनिटी के साथ ये काम कर लेना ही चाहिए। इच्छा बोधक जहाँ पर किसी काम को करने की इच्छा प्रकट हो। अभ्यास बोधक जिसमें लगातार आपको किसी तरह की प्रैक्टिस होती हुई दिखती हो। स्टेटमेंट में आपको लगेगा कि हाँ इसमें बच्चा या कोई भी व्यक्ति विशेष जो है किसी कार्य को करने का अभ्यास लगातार कर रहा है। शक्ति बोधक में वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो कई बार आप देखते हैं ना लोग डींगे मारते हैं, तो जब वो डींगे मारते हैं तो उसमें जिस प्रकार की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं वो शक्तिबोधक क्रिया होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।